नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, इट इज़ वेरी मच यूज़फुल फॉर योर गेट एग्जामिनेशन एंड इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर योर कोर्स वर्क। मतलब सब्जेक्ट के लिए यदि आप यूनिवर्सिटी के लिए भी पढ़ रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर दिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस और उसकी स्टेट्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो नाउ मूव ऑन टू। सबसे पहली बात, यदि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात करते हैं तो शुरुआत होती है स्ट्रेस से। ठीक है, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्टरी वाले सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं, तो उनको आप देखिएगा। ठीक है, कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, कैसे फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस का यदि हम सीधा सा मतलब समझें तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल। ठीक है, मतलब जो भी उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा होगा, कौन लगा रहा है, लगा रहा है रेजिस्टेंस, मटेरियल लगा रहा है। ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को ही क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस। ठीक है, नाउ वी कम्स टू, अच्छा कैसे लगता है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, पहले मान लो, सपोज दैट इफ़ देयर इज़ एन कंपोनेंट, मेटेलिक कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई कंपोनेंट है जो कि मटेरियल का या मेटल का बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेट्स से कि मैंने इस पर कोई पी फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब पी फोर्स की वजह से जो मुझे इस पर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं वो कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेट्स सी हाउ कैन वी कैलकुलेट। तो क्या करेंगे हम, मैंने इसको एक सेक्शन से, ये मेरा जो है प्लेन, इस सेक्शन से मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद सपोज इट्स क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, तो मुझे इस तरह का कुछ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब यदि मैं डिफरेंट पॉइंट्स की बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स क्या कर लिए, अज्यूम कर लिए कि भाई ये बहुत सारे पॉइंट होंगे, ऑब्वियस है, कोई क्रॉस सेक्शन है तो। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा जूम्ड व्यू यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया में, ठीक है, लेट्स से कि ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, उसमें से मैंने कितना एरिया लिया, डी ए। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, इफ़ आई डिनोट द स्ट्रेसेस बाय द सिग्मा। ठीक है, मैंने स्ट्रेस को किससे डिनोट किया, सिग्मा से। तो मैं क्या बोलता हूँ कि लिमिट ऑफ डेल्टा ए टेंस टू जीरो डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, एंड डेल्टा एफ इज़ व्हाट, डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, जो इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन पर फोर्सेस या फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस जो क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं। ठीक है, उन फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। तो डेल्टा एफ कहाँ पर लग रहा है, इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और डेल्टा ए उसका एरिया हो गया। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ डेल्टा ए टेंस टू जीरो इक्वल्स टू डेल्टा एफ इंटू डेल्टा एफ बाय डेल्टा एफ। अब यदि मैंने क्या किया कि इसका मैं यदि लिमिट पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, सिग्मा इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो मैंने क्या बोल रहा हूँ कि सिग्मा जो है मुझे क्या मिल रहा है, डेल्टा एफ बाय डी एफ बाय डी ए। ठीक है, लेट इट बी क्लियर। ठीक है, मतलब मैंने इसको क्या किया कि इसका लिमिट यदि मैं डेल्टा ए को जीरो की तरफ पुट करता हूँ तो ये मेरे पास मिलेगा। ठीक है, देन अब मैंने इस डी ए को उठाकर कहाँ, इधर की तरफ ले गया, तो मुझे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, और इधर क्या बचेगा मेरे पास, डी एफ। ठीक है, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए, देन व्हाट आई गेट, सिग्मा, सिग्मा क्या है, क्योंकि वो पूरे स्ट्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो और पूरे के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटू, मतलब इसका यदि मैं डी एफ, क्योंकि वो डी एफ जो था वो किसके लिए था, स्मॉल क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, तो पूरा जो पी फोर्स लग रहा था वो डी एफ के इक्वल हो जाएगा, मतलब यदि मैं छोटे से डी एफ का इंटीग्रेशन कर दूँ तो पूरे का निकल जाएगा, तो वो क्या आ गया, मेरा पी आ गया। तो इन केस ऑफ दिस तो मुझे क्या मिलता है, सिग्मा एवरेज मिलता है, और सिग्मा एवरेज क्या हो गया, पी अपॉन ए। अब आप बोलोगे कि ये सिग्मा एवरेज क्यों बोला, तो सिग्मा एवरेज इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर ये जो डी ए क्रॉस सेक्शन है, ऐसे कितने होंगे, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होंगे। तो आप ऐसा समझो कि हर एक पॉइंट पर अपना एक अलग स्ट्रेस लग रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यदि मैं इसको थोड़ा सा जूम्ड व्यू में देखूँ तो आप बोलोगे कि ये इसके सेंटर पे लग रहा था। ठीक है, पी इसके सेंटर पे लग रहा था, लेकिन जो इसका एंड था यहाँ पर हो सकता है कि एज़ कम्पेयर टू दिस क्या हो रहा था, कम लग रहा था। तो मे बी आप यदि इसको ऑब्ज़र्व करो तो कुछ इस तरह से ये लग रहा होगा। ठीक है, तो मे बी यहाँ पर मैक्सिमम था और यहाँ पर कुछ कम था। ठीक है ना, मिनिमम तो नहीं बोल सकते पर कुछ कम था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन सब को
कंसीडर क्या कर लिया, एवरेज कंसीडर कर लिया. दैट्स वाई हियर द स्ट्रेसेस इज सिग्मा एवरेज. आर यू गेटिंग दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस है वो क्या है, टेंसर क्वांटिटी है. अच्छा, टेंसर क्वांटिटी का मतलब समझते हैं पहले. तो देयर आर जीरो ऑर्डर टेंसर इफ देयर इज इन मैग्नीट्यूड, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर टेंसर. मतलब लाइक डिस्टेंस. ठीक है, तो केवल जब यदि हम केवल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसी सारी क्वांटिटी क्या कहलाती है हमारी, जीरो ऑर्डर क्वांटिटी. इन्हीं क्वांटिटीज़ को आप स्केलर क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं. ठीक है, नाउ वी कम्स टू द फर्स्ट ऑर्डर टेंसर. देयर इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी क्या कहलाती हैं आपकी फर्स्ट ऑर्डर टेंसर. और इन्हीं क्वांटिटीज़ को आप कौन सी क्वांटिटीज़ और भी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़. नाउ वी कम्स टू द सेकंड ऑर्डर टेंसर. ठीक है, तो जो स्ट्रेस है इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर टेंसर. ठीक है, सेकंड ऑर्डर टेंसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या बताना पड़ता है अपने को, प्लेन ऑफ डायरेक्शन भी बताना होता है. ठीक है, कि किस प्लेन पर ये क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है. क्लियर है? दैट्स वाई द स्ट्रेस इज सेकेंड ऑर्डर टेंसर. नाउ वी कम्स टू दिस. ठीक है, तो प्रेशर और स्ट्रेस को यदि आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा बारीकी से, तो आपको ऐसा लगेगा कि इनकी जो यूनिट है लगभग सेम ही है, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू भी क्या बोलते हो आप, फोर्स अपॉन एरिया. इसी तरह से स्ट्रेस अपॉन भी, यहाँ पर फोर्स मतलब क्या, लोड की बात करें तो लोड अपॉन एरिया होता है. लेकिन देयर इज इन सम डिफरेंस. क्या डिफरेंस है कि जो प्रेशर है वो क्या होता है, एक्सटर्नली एक्ट होता है, लेकिन स्ट्रेस की बात करें तो वो इंटरनली एक्ट होती है. इसी तरह से यदि हम सेकंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस. जो प्रेशर होता है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, लेकिन जो स्ट्रेस है कैन हैव एनी डायरेक्शन. मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में एक्ट हो सकता है. आर यू गेटिंग दिस? नाउ वी कम्स टू द प्रेशर विल गिव राइज टू स्ट्रेस. प्रेशर की वजह से स्ट्रेस राइज कर सकता है या कम हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस का ऐसा कोई रोल नहीं है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस बढ़े या घटे तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़े या घटे. ठीक है, ये कुछ डिफरेंस था. अच्छा, इसमें सिमिलरिटी क्या होगी कि दोनों की यूनिट क्या है, P/A, मतलब मेगा पास्कल ही दोनों की यूनिट आती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देयर इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं तो फोर्स बाय एरिया ये इसका यूनिट है. मतलब यदि आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, या यदि आपके पास एरिया mm में दिया है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसका मैं आगे चल के थोड़ा सा एनालिसिस और करूँगा. ठीक है, आप बस इतना भी ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो स्ट्रेस की बात करते हो तो देयर आर मेनली, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी. द फर्स्ट स्ट्रेस इज नॉर्मल एंड सेकंड इज शियर. तो नॉर्मल स्ट्रेसेस को मैं ऑलवेज सिग्मा से डिनोट करूंगा पूरे लेक्चर में, पूरे सीरीज में, और टाउ को मतलब शियर स्ट्रेस से हम डिनोट करेंगे. शियर स्ट्रेस मतलब टाउ. ठीक है, अब देयर आर नॉर्मल स्ट्रेसेस इज कंप्रेसिव आर टेंसाइल. ठीक है, अब कंप्रेसिव का मतलब क्या होता है, इफ़ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, यदि ये क्या होता है एक्सटर्नली बाहर की तरफ लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल. और यदि मेरा कोई एलिमेंट था और इस पर ये इनवर्ट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव. ठीक है, इसी तरह से शियर स्ट्रेस की बात करते हैं. शियर स्ट्रेस को थोड़ा सा समझते हैं. तो शियर स्ट्रेस को यदि हम समझते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लेट मी क्लियर दिस. ठीक है, तो क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस की बात करते हैं. तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है, लेट इज माय ऑब्जेक्ट, लेट इट फिक्स इट. ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. इफ आई अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर फेस, ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी वजह से देयर इज इन सम डिस्टॉर्शन, मतलब सम डिस्प्लेसमेंट होगा. तो अब हम बोलेंगे कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर जाएगा. मतलब ये प्लेन आगे की तरफ मूव किया, इससे थोड़ा सा कम ये प्लेन, इससे थोड़ा सा कम ये प्लेन, इससे थोड़ा सा कम ये प्लेन, इससे थोड़ा सा कम ये प्लेन. मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इन प्लेन्स में कुछ ना कुछ, यदि हम देखें इसको थोड़ा सा और जूम करके, तो क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो लेट इट कि ये डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो थीटा है, और इसको यदि हम ABCD एज्यूम करें तो हम इसको B, तो ये हमारा B' हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसकी वजह से इन सारी लेयर्स में एक दूसरे के बीच में क्या हो रहा है,
स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। आर यू गेटिंग दिस? चलिए तो अब बात करते हैं कि भाई इसका रिप्रेजेंटेशन की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वन इज मैट्राइसेस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जब भी मैं यदि किसी भी टाइम यदि सिग्मा एक्स एक्स लिखता हूँ तो ठीक है, तो फर्स्ट एक्स इज डिनोटेड बाय डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, मतलब ये कहाँ, ये क्या बता रहा है, उसका डायरेक्शन। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ प्लेन का मतलब प्लेन का डायरेक्शन बता रहा है कि कौन से प्लेन पे लग रहा है। ठीक है, और जो अगला एक्स है इट इज़ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। आर यू गेटिंग दिस? मतलब ये समझ लो कि ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और आगे आगे क्लियर कर देंगे हम। चलो यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या वहाँ पर बोल रहा था। ठीक है, लेट्स से कि मैंने एक ये क्यूबिकल बॉक्स ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो मेरा डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज एक्स एज यूजुअल। ठीक है, दिस डायरेक्शन इज वाई एंड दिस डायरेक्शन इज जेड। ठीक है, अब मैं केवल इस फेस को ऑब्जर्व करो, मैं इसी फेस पर केवल अभी सारे पैरामीटर्स ले रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि एक मेरा जो स्ट्रेस है वो बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट स्ट्रेस इज सिग्मा एक्स एक्स। ठीक है, और इसी प्लेन पर इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ये एक्स एक्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, मेरा टाउ एक्स वाई, और इस डायरेक्शन में लग रहा है मेरा टाउ एक्स जेड। ठीक है, समझो, तो ये डायरेक्शन क्या था, एक्स था। ठीक है, तो जब मैं एक्स की बात कर रहा हूँ तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या शो कर रहा है कि कौन से प्लेन पे लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरा प्लेन क्या हो गया, डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, मतलब ये मेरा एक्स प्लेन हो गया। क्लियर है? अब समझो, अब डायरेक्शन कौन सा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्स सिग्मा एक्स एक्स हो गया। ये वाले की बात कर रहा हूँ तो एक्स प्लेन पर तो लग रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, वाई। इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स प्लेन पर तो लग रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है उसका, जेड। तो ये क्या हो जाएगा मेरा टाउ एक्स जेड। ठीक है, समझ आया ये बात? क्लियर है? इसी तरह से हम यदि मैं इस प्लेन की बात करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बाकी के लिए, इसलिए केवल दो ही प्लेन की बात करेंगे हम। तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में वाई प्लेन पर भी लग रहा है और वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है, इसलिए क्या हो गया, सिग्मा वाई वाई। अब देखो, यदि मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मेरा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टाउ कौन से प्लेन पे लग रहा है, वाई प्लेन पे, तो टाउ वाई कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो टाउ वाई एक्स। और इस डायरेक्शन की बात करूँ तो टाउ कौन से प्लेन पे लग रहा है, वाई प्लेन पे, और डायरेक्शन क्या है, जेड, तो टाउ वाई जेड। समझ आया ये आपको? क्लियर है? तो बस यही चीज़ हमने यहाँ पर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हर एक प्लेन के लिए 3D डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे शो करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है हमारे सारे स्ट्रेसेस का। तो सिग्मा एक्स एक्स, मतलब सिग्मा एक्स एक्स क्या बताता है, एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में। टाउ एक्स वाई क्या बता रहा है, एक्स प्लेन में कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। टाउ एक्स जेड, एक्स प्लेन में कौन से डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। इसी तरह से टाउ वाई एक्स क्या शो कर रहा है, वाई डायरेक्शन में लेकिन वाई प्लेन में लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक्स। सिग्मा वाई वाई क्या बता रहा है, वाई प्लेन में लेकिन वाई प्लेन में और वाई डायरेक्शन में भी। इसी तरह से टाउ वाई जेड क्या बता रहा है, टाउ वाई जेड बता रहा है वाई प्लेन में जेड डायरेक्शन में। इसी तरह से टाउ जेड भी, टाउ जेड वाई भी, और सिग्मा जेड जेड क्या होगा, सिग्मा जेड जेड, सिग्मा जेड जेड होगा मेरा जेड प्लेन में जेड डायरेक्शन में। टाउ जेड वाई क्या होगा, जेड प्लेन में वाई डायरेक्शन में। क्लियर है? तो इट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेसेस विच इज़ एक्टिंग ऑन अ एलिमेंट। ठीक है, तो ये मेरा एक एलिमेंट था जिस पर मैंने सभी स्ट्रेसेस को क्या किया, एज्यूम किया, कंसीडर किया 3 डायमेंशन में, इसलिए यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स बनाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस की यदि हम बात करें तो यूनिएक्सियल, मतलब यदि केवल एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो वो यूनिएक्सियल हो जाएगा। मतलब लेट्स से कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, तो ठीक है,
तो हम क्या बोल रहे हैं, केवल एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो ये मेरा यूनी एक्सियल, दोनों डायरेक्शन में लग रहा है तो बाई एक्सियल, इस डायरेक्शन में भी लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब तीनों डायरेक्शन में लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे लग रहा है तो उसको हम ट्राइक्सियल बोलेंगे। तो यूनी एक्सियल की यदि हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे आपके, पॉइंट एक्सियल लोड, ठीक है। तो यदि यूनी एक्सियल की हम बात कर रहे हैं तो केवल क्या है, पॉइंट एक्सियल लोड क्या हो जाएगा हमारा, यूनी एक्सियल। इसी तरह से यदि प्योर बेंडिंग लग रहा है, ठीक है, केवल कुछ भी नहीं लग रहा है, केवल क्या लग रहा है उस पर, प्योर बेंडिंग मोमेंट, देन दिस टाइप ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड यूनी एक्सियल। अलॉन्ग दिस एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट दोनों साथ में लग रहे हैं, पर ये बेंडिंग एक मतलब ऐसा मान के चलो इसेंट्रिक लोड लग रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर यदि एक कोई क्यूब बना रहा हूँ तो यहाँ पर ना लगते हुए कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो इसकी यदि ये एक्सिस है तो एक्सिस से क्या हो गया, कुछ डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर यदि हम इसको इक्वेट करेंगे तो इसके यदि ये P लग रहा था तो इसके अपोजिट इधर भी क्या लगेगा P, और इधर यदि P लगा तो इसके अपोजिट भी क्या लगेगा P। तो इसका फाइनली जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा कि आप इसको एक इनवर्ड फोर्स दे रहे हो एज वेल एज यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप मोमेंट भी लगा रहे हो, ठीक है। तो एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट साइमल्टेनियसली कब एक्ट होते हैं, जब इसेंट्रिक लोड होता है, ठीक है। टू डायमेंशंस हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करके चलते हैं, मतलब जीरो मान के चलते हैं, तो केवल हम वन डायमेंशंस की बात करते हैं, ठीक है। एंड फोर्सेज इन वन डायरेक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब ग्रेटर बहुत ही ज़्यादा होते हैं किससे, दो डायरेक्शंस के कंपैरिजन में, ठीक है। तब हम क्या कंसिडर करके चलते हैं उसको, यूनी एक्सियल, ठीक है। अदरवाइज सारे केसेस में क्या होगा, वो बाइक्सियल, ठीक है। लेट इट कंसिडर कि भाई सिग्मा एन जो है मेरा नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। चलिए, तो यहाँ पर अपन बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है। तो समझते हैं, चलो। तो ये मैंने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ये मेरा एक एलिमेंट है, ये मेरा एज यूजुअल इसका नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, मतलब बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन मैंने कट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा प्लेन होगा, लेट्स से कि कुछ एंगल थीटा पर, इस एंगल थीटा पर, ठीक है, मेरा जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो एक नॉर्मल स्ट्रेस इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन, इसको मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल स्ट्रेसेस, और इस प्लेन के अलॉन्ग लग रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ शेयर स्ट्रेसेस, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इस प्लेन में, इस प्लेन पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, किस अमाउंट में लग रहे हैं, या मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो करके देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इस छोटे से एलिमेंट को, जो मेरा ए बी और ए सी एलिमेंट है, इस ए बी सी एलिमेंट को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। बाहर निकाल कर देखा तो ये कुछ मुझे ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो देखो, अब समझो, तो यहाँ पर यदि मेरा ये क्या था, पी डायरेक्शन में फोर्स ऐसा लग रहा था, ठीक है ना, ए बी सी निकाल लिया, थीटा एंगल है, तो ये पी डायरेक्शन में ऐसा लग रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, और यदि ये एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरी ए भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम, पी साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो और वापस से रिपीट करते हैं। हमने उस छोटे से ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब नॉर्मल जो फोर्स स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो, और जो उसके अलॉन्ग जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो, ठीक है, वो क्या होंगे, कितनी अमाउंट में होंगे, वो निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अपन, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैंने क्या किया, देखो ये पी फोर्स तो वहाँ लग ही रहा था ना, ठीक है। तो इस पी फोर्स के दो कंपोनेंट कर दिए, तो ये थीटा था तो ये भी कितना हो गया, थीटा। अब ये और इस डायरेक्शन में, क्योंकि थीटा इधर है तो इधर क्या हो जाएगा मेरा पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, नथिंग एल्स, ठीक है। अब ये कौन से प्लेन में लग रहा है, तो इस प्लेन में लग रहा है, कौन से प्लेन में, इस बी सी प्लेन में, ठीक है ना, ये बात समझने की है, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो एरिया है बी सी का वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसकी विड्थ को यूनिट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी जो डेप्थ है उस डेप्थ को यूनिट मान लिया, मतलब जो इसके अंदर की तरफ डेप्थ है उसको क्या मान लिया, यूनिट, मतलब 1 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ बी सी कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी अपॉन साइन थीटा। देखो करके देखो, देखो ये थीटा है तो इसके सामने का ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इधर चले गया तो ए अपॉन ए बी सी क्या आ गया, ए अपॉन ए बी डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और ए बी मतलब क्या, ए अपॉन साइन थीटा। आर यू गेटिंग दिस? तो इस ये प्लेन का एरिया कितना आ गया हमारे पास, इस बी सी प्लेन का एरिया कितना आ गया, ए अपॉन साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो नॉर्मल प्लेन मतलब सबसे पहले मैं नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहा हूँ। तो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। और एरिया कौन से एरिया पे लग रहा है, बी सी एरिया पर। तो ए अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा कहाँ गया, ऊपर उठ के, तो पी अपॉन साइन स्क्वायर, पी अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब समझने की बात है। तो पी अपॉन ए को यदि मैं सिग्मा बोल रहा हूँ, तो सिग्मा बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा थीटा इक्वल्स टू सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई है। इसी तरह से यदि हम इसमें शियर स्ट्रेस निकालना चाहते हो तो शियर स्ट्रेस क्या है, पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा। तो पी बाय ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से ऊपर इंटू कर दो और 2 से नीचे डिवाइड कर दो। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये आ गया मेरा साइन 2 थीटा और नीचे क्या आ गया, पी अपॉन 2a। तो पी अपॉन 2a को आप क्या लिख सकते हो, मतलब पी अपॉन ए को क्या लिखते हो, सिग्मा। तो सिग्मा अपॉन 2 साइन 2 थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नाउ वी कम्स टू, यदि मैं इन्हीं फार्मूले में क्या पुट कर देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो सिग्मा एन मुझे क्या मिल जाता है, पी अपॉन ए। और यदि मैं 90 डिग्री शेयर स्ट्रेस की बात करता हूँ तो 180 मतलब 90 डिग्री पर मुझे शेयर स्ट्रेस क्या मिलता है, 0। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पर समझने की बात, अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो स्ट्रेंथ यदि मैं डक्टाइल मेटल की बात करता हूँ तो यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं अपन इसमें, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है, इसमें क्यों कंसिडर करते हैं कि यदि हम बोलें तो हम ये समझो कि इसमें यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। कौन से केसेस में, डक्टाइल मेटल केस में। और जो इसका यील्ड शियर यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं तो वो क्या आता है, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन बाय 2। मतलब जब आप इसको डिज़ाइन करोगे, ठीक है, जब डिज़ाइन करोगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब मशीन डिज़ाइन लेंगे अपन। तो डिज़ाइन क्राइटेरिया की यदि मैं बात करता हूँ तो डिज़ाइन क्राइटेरिया में स्ट्रेंथ, यदि ब्रिटल की बात करते हैं, सॉरी ब्रिटल की बात करते हैं, तो उस केस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद शियर, देन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फिर शियर स्ट्रेंथ देन अल्टीमेट। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ में यदि सिग्मा वर्किंग जो है, सिग्मा अलाउबल की सिग्मा वर्किंग जो है वो कम होना चाहिए, किससे, अलाउबल से। इसी तरह से यदि मैं रिजिडिटी क्राइटेरिया लेता हूँ तो उस केस में डेल्टा ऑफ वर्किंग, मतलब जो उसका डिफॉर्मेशन है, डिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो कितना, डेल्टा ऑफ वर्किंग जो है वो डेल्टा ऑफ अलाउबल से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लेंगे तो सिग्मा की बात करेंगे, रिजिडिटी क्राइटेरिया लेंगे, रिजिडिटी डिज़ाइन क्राइटेरिया लेंगे तो उस केस में हम डेल्टा ऑफ वर्किंग की बात करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो यह फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब मशीन डिज़ाइन पढ़ेंगे तो और बहुत बार यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको मैं केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, सिग्मा अलाउबल बाय सिग्मा एक्चुअल, मतलब अलाउबल या मैक्सिमम बोल दो। ठीक है, और एक्चुअल में कितना लग रहा है। ठीक है, अब यदि मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाना है तो उस केस में जो मेरा वर्किंग स्ट्रेस है उसको क्या रखना पड़ेगा, कम। यदि मैं वर्किंग स्ट्रेस कम रख रहा हूँ मतलब मटेरियल मुझे क्या लगेगा, ज़्यादा। मटेरियल ज़्यादा लगेगा मतलब मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा भी मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं रख सकता और ना ही बहुत ही कम रख सकता हूँ। मतलब 1 से कम तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि यदि मैं उसके नीचे चले जाऊँगा तो वो पहले ही फेल हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स हम हमेशा ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसिडरेबल नहीं है और कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसिडरेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम्स टू द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे मैंने पहले बोल ही दिया कि भाई स्ट्रेंथ या स्ट्रेस की हम आगे बात करेंगे। तो सिग्मा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। आर यू गेटिंग दिस? तो ये 1 पास्कल क्या, 1 पास्कल इक्वल्स टू क्या, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कन्वर्जन में बहुत गलती होती है, तो प्लीज़ आप इसको आपके दिमाग में फिक्स कर लीजिए। ठीक है, इसमें गलती कभी नहीं होना चाहिए। तो 1 मेगा पास्कल की यदि बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 पास्कल। हाँ या नहीं? इसी तरह से 1 गीगा पास्कल की बात करें तो 10⁻9 पास्कल। और यदि हम 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 1 मेगा पास्कल के इक्वल। अब बोलोगे कैसे?
तो आप ये सोचो कि 1 मीटर में कितना, 1 मीटर इक्वल्स टू कितना mm, तो 1 mm इक्वल्स टू क्या, 1 मीटर, सॉरी 1 मिनट इसको रब कर दूँ मैं। 1 mm इक्वल टू हाउ मच मीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करके देखो तो 10⁻³ 10⁻³ ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 10⁻⁶, तो ये अगेन यही मिल जाएगा ना अपने को, तो 1 मेगापास्कल के इक्वल मिलेगा, तो 1 N/mm² इक्वल्स टू 1 मेगापास्कल। तो जब भी आपको यूनिट mm में दी हो तो आप इस तरह से उसको पुट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यदि kgf/cm² में दिया हो तो 1 kg मतलब किलोग्राम पर फोर्स, ठीक है, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर², तो किलोग्राम फोर्स को यदि मीटर में चेंज करता हूँ तो 10 से इंटू कर देंगे, मतलब जी से इंटू करते हैं अपन, और सेंटीमीटर को स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 10⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब यदि आपको kgf से सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो ये ध्यान रखिए कि आपको 10⁵ से इंटू करना है। ठीक है, कैसे करना है अपन ने यहाँ पर समझ लिया। आगे बात करते हैं बाईएक्सियल स्ट्रेस की। तो बाईएक्सियल स्ट्रेस की यदि हम बात करें, मतलब यहाँ पर हम थर्ड जो होगा z डायमेंशन उसको क्या मान के चल रहे हैं, 0, मतलब उसके में जो भी फोर्स लग रहा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, और उस डायमेंशन को भी हम क्या मान के चल रहे हैं, 0। ठीक है, इन दैट केस मैंने यहाँ पर देखो किया वही है कि fx लगाया, fy लगाया, fz लगाया, लेकिन इस fz को मैं क्या मान के चलूँगा, 0, क्योंकि इस जो ये विड्थ है, थिकनेस है, ठीक है, उसको बहुत कम एज्यूम किया हमने, तो केवल हमारे पास जो लेंथ है और विड्थ है, जो उसका थिकनेस है, उसको बिल्कुल नेग्लिजिबल मान के लिया। क्लियर है। इन दैट केस तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आप समझ लेना बहुत ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। तो सिग्मा एक्स एफ एक्स की वजह से डेवलप हो रहा है, सॉरी यहाँ पे सिग्मा एक्स आएगा, वाई नहीं आएगा। ठीक है, सिग्मा एक्स आ जाएगा, इसी तरह से सिग्मा वाई, और ये मेरा सिग्मा वाई। अब देखो ये टाउ एक्स वाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके अपोजिट यहाँ पर भी कितना लगेगा, टाउ एक्स वाई। क्लियर है। अब समझो, तो इसको बैलेंस करने के लिए, एक्चुअल में ये क्या है, कपल है, तो टाउ एक्स वाई को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा कपल लगेगा। अब ये इक्वल होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये क्या लग जाएगा आपका, टाउ एक्स वाई की जगह यहाँ पर उल्टा उसको बैलेंस करने के लिए टाउ वाई एक्स। ठीक है, तो ये टाउ वाई एक्स इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में यहाँ पर भी टाउ वाई एक्स लग जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखो हो क्या रहा है ये समझ लो। तो पहले मैं इसको रब कर दूं, ठीक है। तो देखो आपने क्या किया, सिग्मा एक्स लगाया, सिग्मा वाई बाईएक्सियल है, केवल दो ही कंसिडर कर रहे हैं अपन, और उस पर क्या लगा दिया, केवल शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब मैंने कोई एक प्लेन एज्यूम किया जिस प्लेन पर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या है मेज़र करना है। ठीक है, इससे पहले वाला जो केस था उसमें क्या था, यूनिएक्सियल था, ये क्या है बाईएक्सियल है। ठीक है, ये चेंज है, समझ गए वहाँ पर। तो वहाँ पर केवल एक ही फोर्स था, इसलिए हम वहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल जाएगा। क्या टिपिकल जाएगा देखते हैं। तो देखो जैसे वहाँ किया था वैसा यहाँ भी करें कि हम इस ट्रायंगल को क्या कर लें, बाहर निकाल लें, और ये जो थीटा है ये हमेशा और हमेशा इस फेस से ही लेंगे। ठीक है, चाहे हमको क्वेश्चन में कैसा भी दिया हो हम इस फेस से ही लेंगे। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा आप। क्लियर है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में मेरा क्या लग रहा है, सिग्मा एक्स, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है मेरा, सिग्मा वाई। क्लियर है। अब मुझे जो निकालने हैं इस प्लेन पर, और ये हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा इसी डायरेक्शन में आप लेंगे थीटा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया थीटा, सॉरी सिग्मा एन, और इसके अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में हो जाएगा मेरा टाउ। ठीक है, अब समझते हैं। तो देखो यदि ये मेरा इस डायरेक्शन में सिग्मा एक्स था, तो इसके यहाँ पर जब मैं कंपोनेंट बनाऊंगा
ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, मेरा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट बना लो। ठीक है, तो सिग्मा एन, तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। तो सिग्मा ये एन था तो इसका एक इधर बनेगा और दूसरा कंपोनेंट मतलब इसके जस्ट अपोजिट, मतलब इधर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो इधर की तरफ जो आएगा मेरा सिग्मा एन का कंपोनेंट, सिग्मा एन साइन थीटा, और इधर जो आएगा वो मेरा आएगा सिग्मा एन कॉस थीटा। इसी तरह से टाउ के कंपोनेंट भी दो बन जाएंगे, तो इधर मेरा आ जाएगा टाउ का कॉस थीटा, टाउ कॉस थीटा, और इधर बनेगा मेरा टाउ साइन टाउ साइन थीटा। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, केवल और केवल यहाँ पर ये काम करना है मुझे कि जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को बैलेंस कर दूँगा। मतलब क्या लगाऊंगा मैं, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और एक बार लगा दूंगा मैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, चलिए तो उसको हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, मतलब नेक्स्ट पेज पर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या किया। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्राइंगल लिया, देखो यहाँ पे साइड में बना भी है। तो ये मेरा सिग्मा एक्स है एज यूजुअल, सिग्मा वाई है, ये मेरा टाउ एक्स वाई है, टाउ वाई एक्स है, और इस सिग्मा एन इधर लिया तो सिग्मा एन का ये थीटा हो गया। तो ये थीटा का ऑब्वियस है कि इस डायरेक्शन में यदि थीटा लग रहा है तो सिग्मा एन कॉस थीटा इधर आ जाएगा, और इसके अपोजिट इधर इसके परपेंडिकुलर सिग्मा एन साइन थीटा। इसी तरह से टाउ कॉस थीटा इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब इसमें आ जाएगा, और इधर की तरफ आ जाएगा आपका टाउ साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए कि साइन थीटा जो हम यदि यहाँ पर निकालेंगे तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, डी डी अपॉन ई एफ। देखो करके देखो ये अपना एंगल था, इसके ये सामने का ये परपेंडिकुलर, मतलब ये अपना परपेंडिकुलर ई डी ये अपना बेस हो गया और ये अपना हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ई डी अपॉन ई एफ, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन ई एफ। ठीक है, चलिए, और समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। चलो एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं कि अच्छा पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं पहले पूरा, फिर ये समझते हैं कि टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स के इक्वल क्यों है। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया, सारे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ ई इंटू टाउ एस साइन थीटा, देखो करके देखो क्या है भैया, है क्या ऐसा कि नहीं है। तो देखो ये जो अपना ये जो प्लेन है, इस प्लेन का नाम क्या है, एफ ई। ठीक है, तो इस पर क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में टाउ एस साइन थीटा लग रहा है, तो एफ ई इंटू टाउ एस साइन थीटा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली चेंज क्या करना है, फोर्स में चेंज करना है। ठीक है ना, तो फोर्स मतलब स्ट्रेस इनटू एरिया कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और उसकी विड्थ को तो मैंने यूनिट मान लिया है, तो एफ ई इंटू टाउ एस साइन थीटा प्लस सिग्मा एक्स इंटू एफ डी। ठीक है, क्योंकि सिग्मा एक्स कौन से प्लेन पे लग रहा है, सिग्मा एक्स जो प्लेन पे लग रहा है दैट प्लेन इज एफ डी। ठीक है, इस प्लेन पे लग रहा है। ठीक है, तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को मैंने इक्वल किया, टाउ एक्स वाई ई डी पे लग रहा है, इसी तरह से सिग्मा माइनस का सिग्मा एन कॉस थीटा इंटू एफ ई। सिग्मा एन कॉस थीटा माइनस का क्यों हो गया, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है हमारे डायरेक्शन से क्या होगा, अपोजिट होगा, देखते हैं, इसलिए ऐसा किया होगा। ठीक है, ठीक है, उसके अपोजिट है इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया सिग्मा एन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड इंटू एफ ई। पूरी इक्वेशन को मैंने एफ ई से क्या कर दिया, डिवाइड। तो एफ ई से जब डिवाइड किया तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा, यहाँ पर एक और कंपोनेंट जुड़ जाएगा, दैट इज टाउ एस साइन थीटा। ठीक है ना, ये भी आ जाएगा यहाँ पे, उसको प्लस लगा दो, ये आ गया आपका। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये अपने पास अगली स्टेप में ये मिलेगा जब मैं एफ डी बाई एफ ई पूरे को एफ ई से डिवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट इक्वेशन मुझे ये मिलेगा टाउ एस साइन थीटा सिग्मा एक्स कॉस थीटा टाउ एक्स वाई ये और ये, तो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से मैं सारे एफ वाई को भी इक्वल टू जीरो करूँगा, तो सिग्मा वाई इंटू ई डी, इसी तरह से टाउ एक्स वाई एफ डी, सिग्मा एन साइन थीटा इंटू एफ ई, और टाउ एस कॉस थीटा इंटू एफ ई। ठीक है, मैंने केवल यहाँ पर फोर्सेस को बैलेंस किया, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप उसका ट्राइंगल बना के सारे फोर्सेस को इक्वेट करके देखो। ठीक है, अपने आप क्लियर हो जाएगी चीज़। इसी तरह से सिग्मा वाई साइन थीटा ये आ गया। इसके बाद मेरे पास इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद
ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको यदि ये डेरिवेशन समझ में नहीं भी आया तो भी चलेगा, लेकिन इस फार्मूले को याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे मिलता है इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद सिग्मा एन थीटा इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इसी तरह से टाउ एस थीटा भी मिलता है -1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन गेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो प्लीज़ इन दोनों फार्मूले को बहुत अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है, मतलब आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस इन केस ऑफ बाइक्शियल की बात करें तो आप क्या हो जाएगा 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। इसी तरह से टाउ एस थीटा यदि निकालना हो तो -1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। देखो जो टाउ एस वाला फार्मूला इसमें ये टर्म नहीं आती, ठीक है, एक माइनस हो जाता है और एक कॉस का उल्टा साइन हो जाता है और साइन का उल्टा यहाँ कॉस हो जाता है, ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है। अब जो है टाउ एक्स वाई जो है टाउ वाई एक्स के इक्वल होता है स्टैटिक कपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो जहाँ पर टाउ एक्स वाई है, ठीक है, और टाउ वाई एक्स है, ठीक है, मतलब वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। अब कैसे इक्वल हैं इसको समझ लो। तो टाउ एक्स वाई जो है टाउ एक्स वाई एक्स से इक्वल होता है। देखो मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया एज यूजुअल, उस पर क्या लगाया, एक डायरेक्शन में लगाया टाउ एक्स वाई, ठीक है, और उसके अपोजिट बैलेंस करने के लिए टाउ वाई एक्स लगाया, ठीक है। इस डिस्टेंस को इधर वाली को डी एक्स माना है और इस वाली डिस्टेंस को डी वाई माना है, ठीक है। तो हमको पता है कि जो कपल होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब समझो, तो C1 कपल की बात कर रहा हूँ जब वो क्लॉकवाइज घुमा रहा था, ठीक है, तो C2 उसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था, ठीक है। तो C1 क्या हो जाएगा, टाउ वाई एक्स इधर लग रहा है ये, ठीक है, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको, ठीक है। तो टाउ वाई एक्स किस पर लग रहा है बेटा, तो ये लग रहा है डी एक्स, ठीक है, और इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, डी वाई, ठीक है। तो ये मेरा अल्टीमेटली देखें तो क्या आ गया, फोर्स इनटू, तो टाउ वाई एक्स इंटू डी एक्स मेरा फोर्स आया और डी वाई क्या आ गया, डिस्टेंस। इसी तरह से कपल 2, तो इसके देखो ये किधर लग रहा था, नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज लगेगा C2। तो टाउ एक्स वाई डी वाई इंटू डी एक्स, तो टाउ वाई एक्स डी वाई जो है वो मेरा फोर्स है और डी एक्स क्या हो गया, डी एक्स हो गया मेरा डिस्टेंस। दोनों को इक्वल कर दो तो यहाँ से डी एक्स, यहाँ से आपका ये जो डी एक्स है डी वाई से डी एक्स डी वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टाउ वाई एक्स टाउ एक्स वाई के इक्वल होता है, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछता है कि भैया ये बताइए टाउ एक्स वाई एक्स से इक्वल क्यों होता है, ठीक है। नाउ वी कम्स टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो लेट मी नो, मुझे बताएं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आपका वो नंबर दें या जो भी जिस भी तरह से आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं करें और मैं आपको उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।